जय हिंद दोस्तों आज जो मैं ये फिजिक्स का टॉपिक कराने वाला हूं, आपका जब भी एग्जाम लगता है वहां से जो आपका साउंड या ध्वनि वाला चैप्टर होता है, यहां से हमेशा एक क्वेश्चन आपके पेपर यहां से पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको वो सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए, जो आपके आर्मी के पेपर हुए थे वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों इसके बाद ये जो टॉपिक होता है काफी बड़ा टॉपिक भी आपको यहाँ पे हो जाता है, लेकिन हमें केवल वो चीजें पढ़नी जो हमारे पेपर जहां पूछी जाती है। तो वो सारे मैं पॉइंट भी इसके बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता हो। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूं, इसके बाद मैं कुछ पॉइंट इसके बताऊंगा। इसके बाद क्या क्या हमें इस टॉपिक पे पढ़ना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे मैं आपको कंप्लीट वहां पे करा दूंगा। जैसे इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया, ध्वनि तरंगे में यात्रा नहीं कर सकती। जो आपकी ध्वनि तरंगे होती है किसमें यात्रा नहीं कर सकते, सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो दोस्तों ये तो हम सभी को पता है, जो आपकी ध्वनि तरंगे होती है ये किसमें यात्रा आपकी नहीं कर सकती। आप क्या सीधा सीधा बताओगे, ये निर्वात जो आपका होता है वहां पे यात्रा नहीं कर सकती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आर्मी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। ऐसे आपको जैसे नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए थे, टेक्निकल एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको वहां पे बताऊंगा। वैसे दोस्तों कुछ पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे ये नोट कर लेना। एक पॉइंट ये आपको पता होने चाहिए, जो आपकी ध्वनि तरंगे होती है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे आपकी होती है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो आपकी ध्वनि तरंगे होती है, यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, जो आपकी ध्वनि तरंगे होती है। ये पेपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, इनको आपको यांत्रिक तरंगे भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या आप सीधा सीधा बताओगे, इन्हें क्या कहा जाएगा, आपका यांत्रिक तरंगे। क्या कहोगे, यांत्रिक तरंगे भी इन्हें आपका कहा जाता है। और इनके संचरण का कोई ना कोई माध्यम आपका जरूरी वहां पे होता है, यानी वायुमंडल का होना जरूरी होता है। जैसे कि आपका चंद्रमा जो होता है ना, चंद्रमा में क्या होता है, आपका वायुमंडल वहां पे नहीं होता। यानी अगर कोई दो व्यक्ति आपस में बात भी करेंगे ना, एक दूसरा व्यक्ति उसकी आवाज भी नहीं सुन पाएगा। यानी कि अगर दो लोग वहां बात करेंगे तो वो आपस में एक दूसरे की आवाज भी वहां पे नहीं सुन पाएंगे चंद्रमा पे। इसका रीजन क्या होता है, वहां पे कोई ना कोई आपका माध्यम चाहिए, लेकिन वहां पे जब चंद्रमा पे आपका कोई वायुमंडल ही नहीं होता, इसी वजह से क्या होता है, आप आपस में आवाज भी वहां पे नहीं सुन पाते हैं। तो ये पॉइंट यहां पे नोट करना। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगों की चाल किसमें सबसे ज्यादा है और सबसे कम किसमें होती है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अभी मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा भी कि ध्वनि तरंगों की चाल कितनी वहां पे होती है, किस माध्यम में कितनी ज्यादा होती है, किसमें कम होती है, सारा कुछ मैं आपको आगे चल के वहां बताऊंगा। फिलहाल आप केवल ये ध्यान रख लेना कि कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो आप यहां पे सीधा सीधा क्या बताओगे, ठोस में। सबसे ज्यादा ठोस में होती है। ठोस के बाद किसका नाम आएगा, उसके बाद आपका पहले नंबर पे ठोस आ जाएगा। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो सबसे कम किसमें होती है, गैस में। सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपको ठोस का नाम बताना है, और सबसे कम ध्वनि की चाल किसमें होती, तब आपको गैस में यहां बताना है। पहले दोस्तों आपका जो ये टॉपिक होता है इसके हम लोग कुछ मेन पॉइंट जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको यहां पता होनी चाहिए। एक आप मेन हेडिंग यहां पे डालिएगा कि यांत्रिक तरंगों का जो वर्गीकरण होता है कि तीन भागों में जो आप ये डिवाइड वहां पे किए गए, कुछ बेसिक चीजें इनके बारे में पता होनी चाहिए, ताकि जब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन वहां पे सोल्व करें तब कोई दिक्कत वहां पे आपको ना हो। दोस्तों सबसे पहले ये जानो कि जो श्रव्य ध्वनि तरंगे ये क्या होती है। तो यहाँ पे क्या बताओगे, जिन तरंगों की आवृत्ति, यहाँ पे क्या बताओगे, जिन तरंगों की आपकी आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज से लेके क्या हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज वहां पे होती है। इन तरंगों को क्या कहा जाता है, श्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है। ये सीधा सीधा एक पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि जो आपकी श्रव्य तरंगे होती है इनकी आवृत्ति क्या होती है। तो ये चीज आप यहां पे नोट कर लेना। इसके बाद एक पॉइंट ये यहां पे नोट करना, इन्हें क्या होता है, इन्हें आपकी श्रव्य ध्वनि तरंगे भी कहा जाता है, और यह मनुष्यों द्वारा सुनी जा सकती है। ये आपकी ये पॉइंट भी यहां पे नोट करना, ये मनुष्यों द्वारा
सुनी जा सकती हैं। एक पॉइंट ये यहां पे नोट कर लेना। अभी मैं इसके सारे इंपोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, पूरा टॉपिक मैं कंप्लीट कर दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको इसके बारे में वहां पता होनी चाहिए। मेन 2 पॉइंट इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक हेडिंग आप यहां पे डालना, अपश्रव्य ध्वनि तरंगे। अब इनकी एक तो ये पूछा जाता है, इनकी आवृत्ति वहां पे क्या होती है, तो आप इन तरंगों की आवृत्ति कितना बताओगे। तो यहां पे आवृत्ति ये आप यहां पे नोट करिएगा, इन तरंगों की जो आपकी आवृत्ति होती है यहां पे ये नोट करना है कि 20 हर्ट्ज से क्या हो जाएगी, कम। 20 हर्ट्ज से यहां पे इनकी आवृत्ति यहां पे कम आपकी होती है। और ये जो तरंगे आपकी होती है इनको मनुष्यों के द्वारा सुना नहीं जा सकता, ये भी चीज यहां पे याद करना। यहां पे क्या लिखो, इनको मनुष्यों के द्वारा सुना नहीं जा सकता है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ये तरंगे आखिर उत्पन्न किससे की जाती हैं, तो आप यहां पे क्या बताओगे, ये आप किससे उत्पन्न होती है, ये आप यहां पे नोट करना है कि जो आपके बड़े ध्वनि, क्या नोट करेंगे, बड़े ध्वनि स्रोत से, बड़े ध्वनि स्रोत से उत्पन्न की जाती है, उत्पन्न की जाती है। एक पॉइंट ये यहां पे नोट कर लेना। एक दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा ये बताओ अगर मनुष्य इन ध्वनियों को नहीं सुन सकता है तो ये बताओ थे इन ध्वनियों को सुनता कौन है, कौन वहां पे सुन सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुन सकता है, तो आप ये पॉइंट नोट कर लेना। जैसे कि जो आपका कुत्ता होता है, एक आप यहां पे नोट करना कुत्ता, कुत्ता के बाद जैसे आपका हो गया बिल्ली, कुत्ता हो गया, एक नोट करना बिल्ली हो गया, या फिर जो आपका सांप हो गया, सांप नोट कर लेना। एक नोट करना जो आपका कछुआ होता है, क्या, कछुआ, कछुआ नोट करना। इसके बाद जैसे आपका गेंडा हो गया, गेंडा हो गया, एक नोट करना हाथी, हाथी हो गया, एक नोट करेंगे क्या, होयल, एक नोट कर लेना यहां पे होयल। एक नोट करिएगा दरियाई घोड़ा, एक क्या आप नोट करोगे यहां पे, दरियाई घोड़ा। इनके द्वारा ये ध्वनियां वहां पे सुनी जा सकती, ये पॉइंट भी यहां पे नोट कर लेना कि पहली बात ये पूछेगा कि जो आपके अवश्रव्य ध्वनि तरंगे ये मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, इनकी आवृत्ति क्या होती है, 20 हर्ट्ज से वहां पे कम होती है। इन तरंगों को कौन सुन सकता है, ये चीज यहां पता होनी चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है। ये पेपर क्वेश्चन पूछे, ये सारे नाम यहां पे आप एक बार नोट कर लेना। सीधा सीधा पूछेगा निम्नलिखित में से कौन अपश्रव्य तरंगों को सुन सकता है, तो इन्हीं में से एक नाम आपका दे दिया जाएगा जो आपके वहां पे सुन सकते हैं। ये चीजें आपको अपश्रव्य तरंगों, ध्वनि तरंगों के बारे में ये पता होनी चाहिए। पहले ये सारे पॉइंट यहां पे नोट कर लीजिएगा। अब इसके तो जो आपका पराश्रव्य तरंगे होती हैं, यहां से कई सारे क्वेश्चन और आपके पूछे जाते हैं। पहले तो ये बताओ जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, तो यहां पे क्या बताओ इनकी आवृत्ति क्या होती है, यहां बताएं क्या 20 किलो हर्ट्ज, क्या बता दो यहां पे इनकी आवृत्ति, यहां पे हम बताएं क्या 20 किलो हर्ट्ज से लेके आपका क्या हो जाएगा, से जितनी इनसे अधिक होती है, क्या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, यानी जितने भी आवृत्तियां आपके होंगे 20 किलो हर्ट्ज से जो अधिक आवृत्तियां होती हैं वो सारी आपकी पराश्रव्य तरंगे होती है। और ये जो पराश्रव्य तरंगे होते इनको भी इंसान नहीं सुन सकता, ये चीज यहां पे नोट कर लेना। एक पॉइंट ये नोट करना कि सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले ये तरंगे कैसे उत्पन्न वहां पे की गई थी, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो यहां पे एक पॉइंट ये नोट करना कि सर्वप्रथम क्या आप लिखोगे यहां पे, सर्वप्रथम गाल्टन, क्या लिखोगे, सर्वप्रथम गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने, क्या लिखो, गाल्टन नामक एक वैज्ञानिक थे, गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने एक विशेष प्रकार की, एक विशेष प्रकार की सीटी द्वारा उत्पन्न किया, सीटी द्वारा उत्पन्न वहां पे किया था। ये चीज यहां पे याद कर लेना। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताओ जो पराश्रव्य तरंगे सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने उत्पन्न वहां पे किया था, तो इस गाल्टन वैज्ञानिक का नाम वहां पे आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अच्छा ये जो पराश्रव्य तरंगे होती है इन्हें कौन सुन सकता है, तो यहां पे क्या बताओगे, जैसे कि आपके जो एक गेंडा हो गया, जो गेंडा जानवर होता है ये पराश्रव्य तरंगे भी आपके सुन सकता है। इसके बाद जैसे जो आपका दरियाई घोड़ा, क्या बताओगे यहां पे, जैसे आपका दरियाई घोड़ा हो गया, एक दरियाई घोड़ा हो गया, या फिर दरियाई घोड़ा के बाद जैसे आपका हाथी हो गया,
एक नोट किया आपने हाथी, हाथी के बाद जैसे आपका व्हेल हो गया, व्हेल जो मछली आपकी होती है व्हेल हो गया, व्हेल के बाद जैसे एक अष्टबाव, एक नोट कर लेना आप क्या अष्टबाव, अष्टबाव एक नोट करने से आपका कबूतर हो गया, क्या हो गया कबूतर। ये क्या करते हैं, ये आपके अपराश्रव्य तरंगे भी वहां पे सुन सकते हैं। तो यहां बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है यहाँ पे, और सबसे पहले इसे किस वैज्ञानिक ने उत्पन्न वहां पे किया था, और ये बता दो इस ये ध्वनियां कौन वहां पे सुन सकता है। ये चीज, तीन चीजें आपको यहां पता होनी चाहिए। हाँ, मैं केवल आपको वो पॉइंट बताऊंगा जो आपको तैयार करना है, क्योंकि फिलहाल हमारा एग्जाम पास आने वाला है। ये कंफर्म हो गया, अपना एग्जाम लास्ट महीने का अप्रैल महीना हो गया, या फिर जो मई महीने के फर्स्ट वीक में अपना एग्जाम कराया जाएगा। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं आप सारे कंप्लीट करते चलिए। इसके बाद जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, सारे डाउट आपके वहां पे क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग क्या होता है। अभी हमने जाना पराश्रव्य तरंगे कौन सी होती है। अब यहां पे एक ये पूछा इनके यूज क्या होते हैं। तो पहला यूज यही होता है दोस्तों, जो आपका समुद्र होता है उसके नीचे किसी अगर वस्तु का पता करना हो, हम लोग इन्हीं पराश्रव्य तरंगों का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आपका सोनार हो गया, सोनार का यूज हम लोग कहां पे करते हैं कि समुद्र नीचे कोई वस्तु अगर है उसको पता करने के किसका यूज होता है, सोनार का। तो यहां पे एक नोट करना कि आप यहां पे सोनार क्या लिखोगे, सोनार। ये यहां से पेपर कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सोनार का यूज कहां पे होता है, या फिर ये पूछा जाएगा सोनार के द्वारा कौन सी तरंगे उत्पन्न की जाती है। कौन सी तरंगे उत्पन्न होगी, हमें पता है पराश्रव्य तरंगे आपकी वहां उत्पन्न की जाएंगी। और सोनार का काम क्या होता है, समुद्र के गहराई में कोई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का यूज वहां पे किया जाता है। ये चीज याद करना। इसके बाद एक चीज ये पता कर लेना कि सोनार का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनार का फुल फॉर्म कितना हो जाता है। तो इसका फुल फॉर्म आप क्या बताओगे, सीधा सीधा नोट करें क्या, सोनार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। यहां पे नोट करेंगे साउंड, यहां पे लिखेगा साउंड नेविगेशन। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म इसका आप नोट कर लेना, नेविगेशन एंड रैंकिंग। ये इसका फुल फॉर्म दोस्तों यहां पे होता है। तो पहला यूज तो यही हो जाता है पराश्रव्य तरंगे का कि किसी गहराई में, यानी समुद्र की गहराई में किसी वस्तु का पता लगाने के लिए हम लोग पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं किसके, और ये जैसे कि आपका सोनार ये आपको यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद इसका अगला यूज क्या होगा, आप दूसरे नंबर पे ये बता सकते हैं, जैसे संकेत भेजने में, आप अगर कोई सिग्नल भेजते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। क्या बताएंगे, संकेत भेजने में भी इसका वहां पे यूज होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आप क्या बताओगे, ये नोट करना कि उद्योगों में, क्या नोट करेंगे यहां पे, उद्योगों में मशीनों के, उद्योगों में मशीनों के पुर्जे, मशीनों के जो आपके पुर्जे वहां पे होते हैं, या वह आपकी जो चिमनियां होती हैं, क्या नोट करें, वह चिमनियों को, वह चिमनियों को, चिमनियों में जमी राख, में जमी आपका जो राख होता है, कालिक होती है, राख को साफ करने में, को साफ करने में इसका यूज वहां पे होता है, साफ करने में इसका यूज वहां पे किया जाता है। इसके बाद एक यूज और यहां पे नोट कर रहे हैं चौथे नंबर में कि कृषि में, खेती में, यानी कृषि में कीटों को नष्ट करने में, क्या लिखा है यहां पे, कीटों को नष्ट करने में भी इसका यूज वहां पे होता है। एक ये पॉइंट नोट करना पांचवें नंबर पे कि चिकित्सा के क्षेत्र में, एक क्या लिखोगे यहां पे, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका वहां पे यूज होता है। तो यहां पे दोस्तों कुछ मैंने जो पॉइंट बताए, ये सारे चीजें आपके पेपर पूछी जा चुकी हैं कि पराश्रव्य तरंगों का क्या यूज है, क्या इनका उपयोग है। पहला सोनार के बारे में सारा कुछ आपको बता दिया। इसके बाद ये आपके जो 4 पॉइंट है ये भी ध्यान से यहाँ पे नोट कर लेना। यहाँ पे ये होते हैं पराश्रव्य तरंगों के यूज वहां पे क्या होते हैं, ये पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे पॉइंट आप तैयार करते हुए चलिएगा। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि जो आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे, दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों से आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विद्युत चुंबक जो तरंगे होती है ये कौन कौन सी वहां पे आखिर होती हैं। अब इनके मान लो इन तरंगों को
यानी कि किसने इनका, मान लो ये मान चलो इनका, आप जो बोलते नहीं कि सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया, इनकी खोज किसने की, ये पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले बेसिक चीज ये जान लो कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे आखिर होती क्या है। तो सबसे पहले ये एक पॉइंट नोट करना, जो पेपर कई बार आपके रिपीट वहां पे हो चुका है। तो सबसे पहले ये नोट करना यहाँ पे, इन तरंगों को क्या लिखोगे, इन तरंगों के बारे में क्या लिखोगे, इन तरंगों के बारे में सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बताया था। तो वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे, मैक्सवेल ने। सबसे पहले किसने बताया था, मैक्सवेल ने। ये पॉइंट नोट कर, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनके बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया। आप मैक्सवेल का नाम वहां पे याद करिएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पे एक पॉइंट ये नोट करना है कि जितने भी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, यहां पे एक पॉइंट ये नोट करना है कि सभी आपकी विद्युत, क्या लिखोगे यहां पे, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्या लिखो, तरंगे कैसी होती, आपकी अनुप्रस्थ, कैसी होती, ये आपकी अनुप्रस्थ तरंगे वहां पे आपकी होती हैं। इसके बाद दोस्तों अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश के वेग के साथ गमन करती है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है इनकी चाल क्या होती है, तो यहां पे क्या बताओगे, इनकी चाल कहां पे, निर्वात में। अगर इनकी चाल आपसे निर्वात में पूछ ली जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की निर्वात में चाल क्या होती है, आप बताओ, ये प्रकाश की चाल से वहां पे चलती है। तो चाल में आप क्या बताओगे, सीधा सीधा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यहां पे इनकी चाल यहां पे हो जाती है। इसके बाद दोस्तों एक चीज यहां पे ये पूछी जाती है, इन तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है, इनकी ये पूछी जाती है, इन तरंगों की जो आपकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, कि ये सीधा सीधा पूछा जाएगा, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती है इनकी तरंग दैर्ध्य वहां पे क्या होती है। तो तरंग दैर्ध्य का परास क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है क्या, 10⁻14 मीटर, 10⁻14 मीटर से लेके 10⁴ मीटर, 4 मीटर इनका क्या होता है, परास यहां पे हो जाता है। और इन तरंगों को आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, ये भी याद करना। एक क्वेश्चन ये सीधा सीधा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो ये चीज पॉइंट भी यहां पे याद करना। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बाद दोस्तों पहले ये पॉइंट यहां पे नोट करें ना, ये चीजें सारे आपके पेपर क्वेश्चन पूछे जा चुके, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं मैं, तभी आपके इस टॉपिक वही सारे मेन पॉइंट बता रहा हूं कि हमें क्या चीजें पता होनी चाहिए जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विद्युत चुंबकीय के बारे पहले ये सारे पॉइंट यहां पे नोट कर लेना कि चाल क्या है, तरंग दैर्ध्य, परास क्या होती है, और ये पॉइंट, एक ये पॉइंट कि सबसे पहले किसने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया। अब मैं आपको ये बताता हूं कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती ये कौन कौन सी यहां पे होती, ये सारे पॉइंट भी यहां पे नोट करिएगा। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के अगर प्रकार की बात करें तो दोस्तों पहला प्रकार क्या बताऊं, जैसे आपकी होती गामा किरण, एक यहां पे नोट करोगे क्या, गामा किरण। गामा किरण दोस्तों जो आपकी होती है ये कैसी तरंग होती है, ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अब यहां पे ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ जो गामा किरण है इसकी खोज किसने की, गामा किरण की। तो गामा किरण की खोज किस वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे, हेनरी, क्या नाम बता दोगे यहां पे, हेनरी बैकुलर, क्या बताओगे, हेनरी बैकुलर, ये वैज्ञानिक का नाम यहां पे आप नोट कर। ये सारे वो पॉइंट है जो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि गामा किरण की खोज किसने की, हेनरी बैकुलर, वैज्ञानिक का नाम वहां पता होना चाहिए। इसके बाद अगर दूसरे नंबर पे आप लिखना एक्स किरण, दूसरे नंबर क्या लिखोगे, एक्स किरण। ये पेपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एक्स किरण की खोजकर्ता कौन यहां पे हो जाएंगे, तो वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे, यहां बताओगे क्या, रोंटजन, वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, रोंटजन हो जाएगा। या फिर अगर तीसरे नंबर आपसे ये पूछा गया जो आपकी पराबैंगनी किरणें हैं, क्या हो जाती है, पराबैंगनी, क्या नोट करोगे, पराबैंगनी जो किरण होती है। आप बताओ पराबैंगनी किरण की खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, तो वैज्ञानिक का नाम क्या लिख दोगे, रिटर, वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा रिटर। इसके बाद चौथे नंबर पे एक नोट करना जो आपका दृश्य प्रकाश है। अगर दृश्य प्रकाश के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें क्या आप बताओगे, यहां पे आप सीधा सीधा ये पॉइंट नोट करना कि न्यूटन ने।
दृश्य प्रकाश जो किरणें होते हैं इसे किस वैज्ञानिक ने बताया? न्यूटन ने बताया। इसके बाद 5वें नंबर पे एक और नोट करें, जो आपकी अवरक्त किरणें होती है। कौन सी होती है? अवरक्त। अवरक्त जो आपकी किरणें होती है, तो अवरक्त किरण की खोज किसने की? वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे? यहां पे आप सीधा नोट करेंगे हर्शेल। वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा? हर्शेल नाम का वैज्ञानिक थे जिन्होंने अवरक्त किरणों के बारे में वहां बताना। ये सारे आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे हो जाते हैं। इसके बाद 6ठे नंबर पे नोट करना, जो आपकी सूक्ष्म तरंगे होती है। कौन सी होती है? सूक्ष्म तरंगे। अब बताओ, जो आपकी सूक्ष्म तरंगे होती हैं, अब सूक्ष्म तरंगों के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया? किसने खोज इसकी वहां पे की थी? तो वैज्ञानिक का नाम क्या नोट करोगे यहां पे? हेनरिक। वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा? हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा? हेनरिक हर्ट्ज वैज्ञानिक का नाम यहां पे आपका, हेनरिक हर्ट्ज वैज्ञानिक का नाम यहां पे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक और आता 7वें नंबर पे, रेडियो तरंगे। एक और लास्ट लिख लेना, जो आपका रेडियो तरंगे हैं। रेडियो जो आपकी तरंगे होती हैं, अब रेडियो तरंगों के बारे में किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया? तो वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे? मार्कोनी। वैज्ञानिक का नाम क्या बता दोगे? सीधा सीधा मार्कोनी आप यहां पे बता देंगे। दोस्तों ये सारे आप पॉइंट नोट कर ले। जो ये मैंने 7 नंबर नोट कराया ना, ये आपके सारे के सारे ही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा और हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। आपको इस टॉपिक के मेन ही मैं पॉइंट बताऊंगा, जिन्हें आप तैयार करके अपना एग्जाम वहां पे क्लियर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे हम ये बात करते हैं, जो ध्वनियों के लक्षण होते हैं, इनके बारे में कुछ चीजें आपको यहां पता होनी चाहिए कि जैसे ध्वनियों की तीव्रता क्या होती है। सीधा सीधा पूछे जाएगा, जो ध्वनि की एक गुण होता है तीव्रता, तो इसके बारे में क्या पता होना चाहिए कि जो ध्वनि की जो तीव्रता होती है ये क्या होती है? तो यह ध्वनि का वह लक्षण होता है जिसके कारण ध्वनि धीमी अथवा प्रबल सुनाई पड़ती है। यहां पे क्या नोट करोगे? यह ध्वनि का वह लक्षण होता है जिसके कारण जो आपकी ध्वनि होती है, ये तो आप या तो ये आपको धीमी सुनाई पड़ेगी, या फिर धीमी सुनाई पड़ेगी, या आपकी प्रबल सुनाई पड़ेगी। प्रबल, धीमी या प्रबल। यानी आप देखा होगा ध्वनि कभी तेज हमें सुनाई पड़ती, कभी धीमी सुनाई पड़ती। ये कौन सा गुण होता है? ये आपका होता है तीव्रता। या ध्वनि की तीव्रता वहां पे आपकी क्या हो जाती है। और दोस्तों ध्वनि की जो तीव्रता होती है ना, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जान लेना, यहां पे एक पॉइंट ये आप नोट करना कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है ये आपकी आयाम पर निर्भर नहीं करती। क्या बताओगे? आयाम पर निर्भर। क्या बताओगे? आयाम पर निर्भर करती है। हाँ, ये निर्भर करती है। क्या लिखोगे यहां पे? निर्भर करती है। एक क्वेश्चन ये सीधा सीधा पूछा जाएगा कि जो ध्वनि की तीव्रता है ये आयाम पे निर्भर करती है, नहीं करती है। तो क्या बताओगे? इसकी जो तीव्रता होती है आयाम पर निर्भर करती है। ये पॉइंट यहां पे नोट कर लेना। इसके बाद दोस्तों एक चीज ये आपसे पूछी जाएगी कि जो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? इसका आपका एसआई मात्रक यहां पे क्या हो जाएगा? तो क्या बताओगे? माइक्रोवाट। क्या होता है इसका एसआई मात्रक? ये हो जाएगा आपका माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर आपका यहां पे होता है। और इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट ये आप यहां पे नोट करना कि ध्वनि की जो आपकी तीव्रता होती है इसका व्यवहारिक मात्रक, एक ये नोट करना, इसका आपका जो व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? वो आपका डेसिबल होता है। ये क्या होता है? आपका डेसिबल। ये क्या हो जाएगा? आपका डेसिबल यहां पे होता है। लिखते कैसे? शॉर्ट फॉर्म में। ये आपका डेसिबल यहां पे होता है। तो ये पॉइंट पहले नोट करें ना कि ध्वनि की तीव्रता क्या होती है। यही मेन पॉइंट होते हैं। वैसे ये काफी बड़ा टॉपिक होता है, अगर डिटेल में जाओगे काफी लंबा आपका हो जाएगा, लेकिन हम लोग केवल अपना एग्जाम फिलहाल निकाला क्योंकि अपना एग्जाम काफी पास आ गया है। तो ये सारे पॉइंट अगर आपको पता है, यही चीजें आपके पेपर यहां पूछी जाएंगी कि उसका एसआई मात्रक बताओ क्या है, व्यवहारिक मात्रक क्या है, ये आयाम पे निर्भर करेगी नहीं करेगी, और ये होती क्या, हमें जो धीमी सुनाई पड़ती तेज सुनाई पड़ती, यही आपकी ध्वनि की क्या होती है? तीव्रता आपकी होती है। अब इसके बाद अब ये बताओ, अच्छा ध्वनि की जो तीव्रता होती है और क्या क्या चीजें हमें इसके बारे में और आपको पता होनी चाहिए। देखो एक चीज ये पता कर लेना, जो आपकी ध्वनि की तीव्रता यहां पे होती है, यहां पे ये नोट करना कि जो आपका बेल, एक मात्रक ध्वनि का क्या बेल भी तो होता है, क्या होता है? बेल आपका होता है। ये जो आपका बेल मात्रक होता है, बेल के क्या बताओगे? बेल के 10वें भाग। क्या बताओगे इसके? बेल के आपका जो 10वां भाग होता है,
बेल के 10वें भाग को आपका क्या बोलते हैं? डेसिबल। इसी को आपका डेसिबल कहा जाता है। ये चीज याद करना कि बेल का जो आपका 10वां भाग होता है उसी को आपका डेसिबल कहा जाता है, क्योंकि आगे चल के आप केवल डेसिबल ही वहां पे सुनेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 1 डेसिबल बराबर कितने बेल आपका होता है? ये पता कर लेना कि बेल का जो 10वां भाग होता है, बेल का 10वें भाग को आपका 1 डेसिबल वहां पे कहा जाता है। ये पॉइंट यहां पे नोट कर लेना। अब इसके बाद उसे एक पॉइंट ये आपको पता होनी चाहिए, जो आपकी 45 डेसिबल तक की जो आपकी ध्वनियां होती, तक की जो आपकी ध्वनि होती है, तक की आपकी जो ध्वनि होती है, ये हमारे कान के लिए हानिकारक बिल्कुल नहीं होती। क्या बताओगे? 45 डेसिबल तक की जो आपकी ध्वनियां होती हैं, ये मनुष्य के लिए, ये मनुष्य के लिए, ये पॉइंट नोट कर लेना, मनुष्य के लिए आपकी हानिकारक नहीं होती हैं। के लिए क्या लिखोगे? हानिकारक आपकी ये वहां पे नहीं होती। ये 2 पॉइंट पहले इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। इसके बाद एक पॉइंट ये नोट करना कि जो आपके 95 से लेके 100 डेसिबल, 95 से लेके 100 डेसिबल के जो आपके बाद जितनी ध्वनियां आपकी होती है, WHO के अनुसार ये आपके मनुष्य के लिए काफी हानिकारक वहां पे होती है। 95 से ये 100 डेसिबल की आगे जो ध्वनियां होती हैं, ये मनुष्य के लिए क्या लिख लोगे? हानिकारक। हानिकारक, ये पॉइंट यहां पे नोट कर लेना। ये 3 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट और यहां पे ये नोट करना कि जो आपकी 60 से लेके 80 डेसिबल, 60 से लेके 80 डेसिबल की जो आपकी ध्वनियां यहां पे होती हैं, ये ध्वनियां क्या होती है? भारत में कानूनी एक अपराध भी होता है। ये किसमें आती है? भारत में। यहां पे नोट करना, भारत में कानूनी अपराध में गिनी जाती। कानूनी अपराध क्या लिख लोगे? ये ध्वनियां आपकी कानूनी अपराध में वहां पे गिनी जाएंगी। पहले ये 4 पॉइंट आपके हैं जो तीव्रता के बारे में आपको पता वहां पे होनी चाहिए। ये हर पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होता है कि कितने डेसिबल की जो ध्वनियां होती हैं, ये हमारे लिए सही है, हमें कोई नुकसान नहीं, और कितने डेसिबल जो ऊपर की ध्वनियां है वो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, भारत में कितने डेसिबल के ऊपर ध्वनियां कानूनी एक आपका अपराध माना जाता है, तो आप ये 3-4 पॉइंट एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला पॉइंट ये बात कर लेते हैं, जो आपकी तीव्रता ही होती है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर ये पूछे जाए कि हम लोग आपस में बात करते हैं, जैसे कि हम लोग आपस में बात करते हैं, इस बात करने में कितनी डेसिबल आपकी जो ध्वनि होती है, उसकी तीव्रता क्या वहां पे होती है? तो यहां पे एक पॉइंट ये नोट करना कि साधारण, क्या लिखोगे यहां पे? साधारण बातचीत। अगर हम लोग साधारण बातचीत वहां पे करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि आपकी वहां पे उत्पन्न होगी? तो आप क्या बता दोगे? सीधा सीधा ये बताएंगे 30 से लेके 40 डेसिबल। 30 से लेके आपका 40 जो आपका डेसिबल होते हैं, ये ध्वनि की तीव्रता वहां पे होती है। इसके बाद कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ, जो हम लोग जोर से बात करते हैं, जोर से अगर बातचीत हो रही है, अगर जोर से आपकी बातचीत हो रही है यहाँ पे, तो अब बता दो कितने डेसिबल की ध्वनि आपकी वहां उत्पन्न होगी? तो आप क्या बताओगे इसका आंसर? ये हो जाएगा आपका 50 से लेके 60, 50 से लेके 60 डेसिबल यहाँ पे आप बता दोगे। इसके बाद अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ, जो आपसे आपका ट्रक हो गया या फिर जो ट्रैक्टर होता है, ट्रक हो गया, जो आपका ट्रैक्टर होता है, जैसे अगर ट्रैक्टर आप स्टार्ट करते हैं, ट्रक आपका स्टार्ट होता है, तो वहां पे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसकी तीव्रता वहां पे क्या होती है? तो यहां पे आप क्या बता दोगे? ये आपका होता है 90 से लेके 100 डेसिबल की तीव्रता, ये आपकी वहां पे होती है। और जो आप देखेंगे, जो आपके डीजे चलते हैं, जो आपका ऑर्केस्ट्रा होता है, अब ये बताओ, जो आपका ऑर्केस्ट्रा चलता है, इसमें क्या ध्वनि की तीव्रता वहां पे आपकी उत्पन्न होती है? तो क्या बताओगे? 100 डेसिबल आप यहां पे बता दो। इसीलिए क्या होता है, रात के 10 बजे के बाद आपको मान लो इसीलिए परमिशन वहां पे नहीं दी जाती है, क्योंकि जो आपके 100 डेसिबल के तक की जो ध्वनियां होती हैं, ये स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होती हैं, और कई लोग तो वहां पे हार्ट अटैक भी वहां पे आ जाते, कई सारे केस भी ऐसे वहां पे हो चुके हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट आप नोट कर लेना, जो ध्वनि की तीव्रता के बारे में हमें पता होने चाहिए। ये सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे कि अगर हम लोग आपस में बातचीत वहां पे कर रहे हैं, तो वहां पे जो आपकी ध्वनि की तीव्रता होगी वो क्या वहां पे होती है? ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग अब बात करते हैं जो तारत्व होता है। एक जो ध्वनि का गुण तारत्व होता है, ये क्या होता है?
तो तारतवार या जो उसकी पिच होती है, ध्वनि की पिच वहां पे क्या होती है। तो इसमें दोस्तों ये ध्यान रखना कि जो आपकी ध्वनि होती है मोटी पतली, जैसे आपने ये चीज देखा होगा, जैसे लड़कियों की आवाज पतली होती है और लड़कों की आवाज थोड़ी मोटी होती है, इसका रीजन क्या होता है, ये ध्वनि का कौन सा गुण होता है, तारत्व। तो यहां पे ये ध्यान रख लेना, एक पॉइंट ये ध्यान रखना कि जो आपकी ध्वनि की मोटी या ध्वनि जो आपकी मोटी होती है या फिर जो आपकी ध्वनि पतली हमें सुनाई पड़ती है, मोटी सुनाई पड़े पतली सुनाई पड़े, ये ध्वनि का कौन सा गुण होता है आप बताओगे, उसका तारत्व के कार्य ये आपका वहां पे होता है। एक पॉइंट दोस्तों यहां पे ये नोट करना है कि जो ध्वनि का तारत्व होता है ये आपकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये किस पे निर्भर करेगा, ये आपका आवृत्ति पर निर्भर करेगा, ये आपका आवृत्ति पर वहां पे निर्भर करता है। ये चीज यहां पे याद कर, निर्भर करता है, ये चीज यहां पे नोट कर लीजिएगा। जैसे कि यहां एक पॉइंट ये नोट करने से लड़की की आवाज हो गया, मच्छरों का भनभनाहट हो गया आदि, क्या हो इनकी, देखो यहां पे ये ध्यान रखना, अगर जो आपका तारत्व होता है, अगर ये तारत्व आपका अधिक हो गया, क्या हो गया, तारत्व अगर आपका अधिक हो गया, ज्यादा हो गया, तो यहां पे जो आपकी आवाज हो जाएगी पतली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पतली। जैसे आप देखा होगा जो मच्छर होते हैं भिनभिनाया करते हैं, उनकी आवाज काफी पतली सुनाई पड़ती है, या फिर जो लड़कियां आपस में बात करती है उनकी आवाज क्या होती है, पतली होती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, उनका तारत्व अधिक होगा। अगर तारत्व अधिक है तो आवाज आपकी पतली हो जाएगी, और वहीं पे अगर यही तारत्व आपके अधिक होने की जगह आपका ये कम हो जाता है तो आवाज क्या हो जाएगी, आपकी मोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आपकी मोटी यहां पे हो जाती है। जैसे कि आपको जो मेढक होते हैं, मेढक जो टरटराना होता है वो क्या होता है, मोटी होती है, क्योंकि उनका तारत्व वहां पे कम होता है। जैसे कि जो आपके मेल होते हैं, जो आपके जैसे मनुष्य होते हैं, मनुष्य जो मेल होते हैं, अगर वो आपस बात करते हैं, लड़के आपस बात करते हैं, उनकी जो आवाज होती है मोटी होती है, उसका भी रीजन यही होता है, क्योंकि उनका तारत्व क्या होता है, कम वहां पे होता है। तो तारत्व के बारे में ये आपको 4 पॉइंट यहाँ पे जरूर पता होने चाहिए। ये आपका कई बार पेपर में क्वेश्चन यहां पूछा भी जा चुका है कि ये बताओ जो आपका तारत्व होता है ये किस पर निर्भर करता है, तो आप क्या बताओगे, तारत्व आपका आवृत्ति पे वहां पे निर्भर करता है। ये पॉइंट आपके कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इसके बाद हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। आप बताओ, एक जो ध्वनि का लक्षण आपका होता है गुणता, तो ये गुणता आखिर क्या होती है। तो गुणता के बाद दोस्तों आप यहां पे क्या बताओगे, यहां पे एक पॉइंट ये नोट कर, गुणता क्या होती है, ये आपका ध्वनि की तीव्रता और तारत्व दोनों समान रहने पर भी ध्वनि में जो अंतर का पता होता है वो क्या होता है, गुणता होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो आपके गाने वहां बजते हैं, तो आप बड़ी आसानी से ये भी बता सकते हैं कि ये गाना किस गायक ने वहां पे गाया था। तो ये डिफरेंट आप कैसे कर सकते हैं, ये कौन सा ध्वनि का गुण होता है आप बताओगे, ये होता है उसका गुणता। गुणता के कारण ही आप बता, जैसे आपने ये भी सुना, कभी आप मान लो फोन से बात भी वहां पे करते हैं, उसकी एक बार आवाज आप उसकी वहां सुन लेते हैं, आप सीधा बता देते हैं ये आवाज किसकी है वहां पे। ये ध्वनि का कौन सा गुण होता है, ये आपका गुणता गुण ही वहां पे होता है, जिसकी कारण आप ये जान लेते हैं कि ये आवाज आखिर है किसकी, कौन वहां बोल रहा है, आप बड़ी आसानी से वहां पे जान जाते हैं। ये ध्वनि का गुणता वाला ही गुण वहां पे आपका होता है। और इसके बाद दोस्तों यही पॉइंट, इसका यही नोट करना, अगर कभी ये क्वेश्चन से पूछा था ना कि ये बताओ कैसे आप ये जान सकते हैं कि अगर 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं उसमें उस व्यक्ति का नाम क्या, केवल आवाज सुन के, तो आप क्या बताओ, ये हम लोग जानते हैं उसकी जो गुणता होती है उसी का आप वहां बता सकते हैं। बस इसका एक यही चीज याद करना, ये पेपर ज्यादा क्वेश्चन यहां पूछा नहीं जाता है, पर बस इतना आप ध्यान रखना कि अगर 2 लोग बात कर रहे हैं, अगर हमें उनका चेहरा भी ना दिखाया जाए, अगर हम उनकी आवाज से उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं, ये ध्वनि का कौन सा गुण होगा, ये आपका गुणता ही वहां पे आपका हो जाता है। ये चीज बस आप वहां पे ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक ये क्वेश्चन पूछता है कि जो ध्वनि का वेग में प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है, यानी कि ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब मेन हेडिंग आप यहाँ पे ये डाल लेना। अब देखो यहाँ पे कभी अगर आप ये बताओ, अगर ध्वनिक में देखो तापमान में अगर आप वृद्धि कर दो, अगर जो आपका तापमान है, तापमान में अगर आप माध्यम का जो तापमान है वहां उसको अगर आप वृद्धि कर दोगे तो जो ध्वनि का वेग होगा उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे, उसका जो आपका वेग होगा उसका ध्वनि का वेग भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी आपका बढ़ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे याद करना। इसके बाद अगर कभी दोस्तों ये पूछा जाए, अगर माध्यम का उसकी जो आर्द्रता है, आर्द्रता में अगर वृद्धि कर दोगे तो ध्वनि के वेग में क्या प्रभाव पड़ेगा,
तब भी आप क्या कहोगे, तब भी आपका जो वेग होगा, वेग आपका तब भी वहां बढ़ जाएगा। अगर अब ये कहा जाए, अगर माध्यम की जो प्रत्यास्थता है, माध्यम की जो आपकी प्रत्यास्थता है, अगर इसमें आपकी यह वृद्धि कर दी जाए तो ध्वनि के वेग में क्या प्रभाव पड़ेगा, तब भी आप बताओ क्या, वेग आपका यहां भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों ये चीज एक पॉइंट नोट करना है कि अगर जो घनत्व हो गया, जैसे आपका घनत्व, एक पॉइंट ये नोट करना, घनत्व हो गया या फिर आपका द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, द्रव्यमान हो गया, अगर इस पे आप वृद्धि कर देते हो तो यहां पे क्या होगा, जो आपका वेग होगा, वेग अब क्या हो जाएगा, वेग आपका कम हो जाएगा। तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर उसके घनत्व और द्रव्यमान पर आप उसकी वृद्धि करोगे, वेग वहां पे कम होता है। इसके बाद एक चीज ये ध्यान रखना, अगर उसमें उसके दाब में अगर वृद्धि कर दोगे तो ध्वनि के वेग में कोई प्रभाव वहां पे नहीं पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव उसमें आपका नहीं पड़ेगा। ये चीजें आप सीधा सीधा याद रख लेना। ये सादा एक इसकी स्क्रीनशॉट लेना, बाद में प्रैक्टिस करना कि अगर ध्वनि का यानी माध्यम का तापमान बढ़ा दिया जाएगा तो ध्वनि का वेग क्या होगा, हम बताएंगे बढ़ जाएगा। आर्द्रता अगर आपने वृद्धि कर दी, वेग आपका बढ़ेगा। अगर प्रत्यास्थता आप बढ़ाओगे, वेग आपका बढ़ेगा। लेकिन घनत्व और द्रव्यमान अगर इनमें अगर वृद्धि करोगे तो आपका वेग बढ़ेगा नहीं, वेग वहां पे कम होगा। अगर ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि के वेग में दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो दाब का कोई भी प्रभाव आपका वहां पे नहीं पड़ेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से पेपर में कई बार दाब वाला क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो ये सारे पॉइंट भी एक बार आप यहां पे नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों और आपको क्या पता होना चाहिए कि ध्वनि का परावर्तन। अब ये बताओ ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हमारा ये सिलेबस में आपका दिया गया है, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए ध्वनि का परावर्तन आखिर होता क्या है। तो आप यहां पे क्या बताओगे दोस्तों, यहां पे लिखा ध्वनि का परावर्तन, ये आप मेन हेडिंग डालना। इसके बारे में क्या बताओगे, जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम से लौट जाती है तो यह घटना आपका ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। जैसे मान लो यहां से कोई ध्वनि आपकी निकलती है, जैसे मान लो यहां से कोई आपकी ध्वनि यहां से निकली, कोई ध्वनि यहां पे निकली और कोई यहां से, एक मान लो कोई माध्यम है, कोई दीवार ही खड़ी है, अब यहां से ये टकरा के जैसे ही आपकी ये वापस हो गई उसी माध्यम से, जिस माध्यम से आई है, अब इसी माध्यम से क्या हो गई, ये आपकी वापस हो गई। यही क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन। यानी ध्वनि एक माध्यम से जब निकलती है, किसी आपकी दीवार हो गया, किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम से जब आपकी वापस आ जाती है, ये आपका ध्वनि का क्या होता है, आपका परावर्तन यहां पे होता है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना, जो पेपर में क्वेश्चन यहां पूछा जाता है, अगर दो ध्वनियों को आपको स्पष्ट सुनना हो, अगर दो ध्वनियों को आपको वहां पे स्पष्ट सुनना हो तो क्या बताओगे, अगर हमें दो ध्वनियों को स्पष्ट आपको सुनना है, उन ध्वनियों के बीच आपका 1/10 सेकंड का अंतर होना चाहिए, 1/10 सेकंड का आपका अंतर वहां पे होना चाहिए। भाई ये चीज इसका याद कर लेना कि अगर दो ध्वनियों को हमें स्पष्ट वहां पे सुनाई पड़नी चाहिए कि कौन सी ध्वनि है, इसके लिए क्या होता है, दोनों ध्वनियों के बीच का जो वहां पे डिफरेंट होगा वो कम से कम आपका 1/10 सेकंड वहां पे होना चाहिए। बस ये चीज आपका इंपॉर्टेंट यहां पे होता है, ये आपके पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि स्पष्ट अगर हमें दो ध्वनियों को सुनना है, उनके बीच में कितना समय अंतराल होना चाहिए, 1/10 सेकंड का अंतर वहां पे होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों प्रतिध्वनि होती है। दोस्तों आपने ये देखा होगा, जैसे हम लोग कभी एक आवाज से बोलते हैं, वो आवाज हमें वहां किसी दीवार टकराकर दोबारा वही आवाज हमें फिर सुनाई पड़ती है, तो यही क्या होता है, प्रतिध्वनि आपकी होती है। देखो जैसे कि मान लो कोई यहाँ पे एक व्यक्ति हो जाता है, ठीक है, अगर ये मान लो कोई एक व्यक्ति हो गया, ठीक है, अगर इसने कोई आवाज से बोला, यहां से बोला, ठीक, आवाज इसकी यहाँ पे जा रही, अब यहाँ पे कोई आपकी दीवार हो गई, अब ये आवाज आपकी इसी दीवार टकरा जो वापस आती है, वापस आई, इसे को इसको दोबारा वहां पे सुनाई पड़ी, तो ये क्या होती है, प्रतिध्वनि होती है। यानी जब हमने कोई आवाज से किसी को बोला और वो आवाज किसी दीवार टकराई, दोबारा हमें सुनाई पड़ी, वो क्या होता है, प्रतिध्वनि आपकी वहां पे होती है। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताओ श्रोता और स्रोत के बीच में मिनिमम दूरी क्या होनी चाहिए कि हमें प्रतिध्वनि वहां पे सुनाई पड़े, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहां पे क्या बताओ, इनके बीच जो आपकी दूरी होती है 16.6 मीटर या फिर
17 मीटर या फिर 17 मीटर, इतनी दूरी कम से कम होनी चाहिए। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मान लेना, यहां से ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि अगर हमें प्रतिध्वनि वहां पे सुननी हो तो श्रोता यानी जहां से वो ध्वनि निकल रही है और जहां से वो टकरा रही है, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंट होना चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए कि हमें प्रतिध्वनि वहां पे सुनाई पड़े। तो आप क्या बताओगे, 16.6 मीटर या फिर मिनिमम 17 मीटर का डिस्टेंस वहां पे होना चाहिए, तभी हमें प्रतिध्वनि आपको सुनाई पड़ेगी। ये चीज बस याद कर लेना, प्रतिध्वनि का इतना ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ये चीज क्लियर आपको पता हो गई। अब देखो, अब एक चीज हमें क्या और यहां पता होना चाहिए कि कुछ माध्यम में ध्वनि की चाल क्या हो। अगर ये बताओ माध्यम का जो आपका टेम्परेचर है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर कितना है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो तो वहां पे ध्वनि की चाल क्या होती, तो आप क्या बताओगे। देखो सबसे पहले आप ये बताओ, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड में अगर टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है तो कार्बन डाइऑक्साइड ध्वनि की चाल क्या होगी, तो यहां पे सीधा क्या बताओगे, ध्वनि की चाल ये हो जाएगी 267 मीटर पर सेकंड आपके यहां पे हो जाएगी। अब इसके बाद अगर आपका क्या बताओगे, जल, अगर यहां पूछा जाए, अब ये बताओ अगर टेम्परेचर हमारे, देखो यहां पे सारे मैं नोट कराऊंगा 0 डिग्री, ये लिख के भी आएगा वहां पे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जल में ध्वनि की चाल वहां पे क्या होती है, तो आप क्या बता दोगे, यहां पे आप सीधा सीधा बताओगे क्या, 1493 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब वैसे अगर वायु में पूछा जाए, हवा में ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, आप क्या बताओगे, यहां पे 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद अगर कभी आपसे यह पूछा जाए, जो आपका समुद्री जल होता है, अगर आपसे पूछा जाए समुद्री जो आपका जल होता है, यहां पे ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, यहां बताओगे आप 1533 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद अगर कभी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए, जो भाप होता है, ये बताओ भाप में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो भाप में ध्वनि की चाल आप कितना बताओगे, यहां पे सीधा से क्या नोट कर लोगे, 405 मीटर पर सेकंड। अब ये भाप हो गया, भाप को जाहिर सी बात जो आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस यहां पे होता है। अगर भाप का पूछा जाएगा, भाप में ध्वनि की चाल क्या है, तो आप बताओगे 405 मीटर पर सेकंड यहां पे हो जाता है। अब इसके बाद कभी अगर आपसे ये पूछा जाए, अच्छा ये मतलब जो आपका लोहा होता है, लोहा में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो लोहा में ध्वनि की चाल आप कितना बताओगे, आप बता दो यहां पे क्या, लोहा जो होता है 5130 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। इसकी बात जैसे आपका अल्कोहल होता है, अगर आपसे पूछा जाए अल्कोहल में ध्वनि की चाल यहां पे क्या आपकी हो जाएगी, तो आप बताओगे 1213 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर कभी आपसे यह पूछा जाए, जो आपका कांच होता है, कांच, अब कांच में ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, तो कांच में आप क्या बताओगे, सीधे से 5640 मीटर पर सेकेंड होगा। इसके बाद जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, अगर हाइड्रोजन में पूछा जाए, हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल यहां पे क्या हो जाएगी, तो बताओगे 1269 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी बेसिक वो चीजें है, फिलहाल आप सारे नोट करना, एक बार जरूर ये चीजें वहां पे देखना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा भी जाएगा। इसके बाद हाइड्रोजन के बाद अगर दोस्तों कभी ये पूछ लिया गया, अच्छा ये बता दो हमें, जो आपका एल्यूमिनियम होता है, ये बताओ जो आपका एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, बताओगे 6420, क्या बता दोगे, 6420 हो जाएगी। और एक और नोट कर ले, अगर पारा का पूछा जाए, किसका, पारा का, अब ये बता दो पारा में ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, आप बताओगे 1450 मीटर पर सेकेंड आपका यहां पे ध्वनि की चाल आपकी हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों पहले एक बार नोट कर लेना कि ये आपके वो पॉइंट है जहां पे ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पे इन माध्यम में क्या आपकी होती है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहां पे टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दो, एक आपका 0 डिग्री सेल्सियस पूछता है, एक आपका 25 डिग्री सेल्सियस का ताप का पूछता है। अब यहां पे टेम्परेचर हमारा हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। अब इसमें भी हम वो चीजें जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी, जो पेपर पूछी जाती है। तो यहां पे एक पॉइंट ये नोट करना कि अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि जो आपका आसुत जल है, क्या पूछा जाए, जो आपका आसुत जल लिख के आ जाए, ये केवल आपका जल भी लिख के आ जाए, यहां पे ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी और टेम्परेचर आपका यहां पूछा जाएगा, ये बताओ
25 डिग्री सेल्सियस पे आपका आसुत जल में ध्वनि की चाल यहां पे क्या होती है, तब आंसर क्या बताओगे आप यहां पे, ये होगी आपकी 1498 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल यहां पे होती है। और यहां पे अगर ये पूछा, अब यही पूछा जाए आपका जो समुद्री जल होता है, किसका पूछा जाए, समुद्री जल होता है, तो समुद्री जल में आपकी क्या चाल हो जाएगी, तब आप कितना बताओगे यहां पे, ये होगी आपकी 1531 मीटर पर सेकेंड यहां पे बता दोगे। अब ये बताओ अच्छा हवा में ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, अब यहां बताओ क्या, 332 मीटर पर सेकेंड आप यहां बता दोगे। अब वहीं पे अगर कभी ये पूछा जाए जो आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन ध्वनि की चाल कितनी हो जाती है, तो ऑक्सीजन वाले में आप क्या बताओगे, 316 मीटर पर सेकेंड यहां पे हो जाएगी। एक यहां पे स्टील का नोट कर लेना, जो पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक स्टील लिख लेना, स्टील के बाद एक आप निकेल लिख लेना, एक आप यहां पे निकेल। अगर स्टील का पूछा जाए ध्वनि की चाल क्या होगी, यहां बताओगे 5960 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और निकेल का पूछेगा, निकेल का क्या बताओगे, 6040 मीटर पर सेकेंड आप ये बता दोगे। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लेना, इन माध्यम में ध्वनि की चाल वहां पे क्या होती है जब आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पे होता है। तो ये सारे वो पॉइंट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ये सारे पॉइंट एक बार नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहां पे एक कुछ पॉइंट और हम लोग ये नोट करते हैं कि जो आपके ध्वनि के स्रोत होते हैं उनसे कितने डेसिबल की ध्वनि वहां पे उत्पन्न आपकी होती है। क्या डालोगे, ध्वनि के स्रोत यहां पे लिखना। अब यहां पे हम लिखेंगे उनकी तीव्रता क्या होती है। जैसे कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो आपका विद्युत मोटर होता है, तो ऐसा क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि जो आपकी विद्युत मोटर यहां पे होती है, क्या होती है विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर में कितने डेसिबल की तीव्रता वहां पे उत्पन्न होती है, ठीक है। या फिर विद्युत मोटर, या फिर आपसे मोटरसाइकिल का पूछ, जैसे आपसे मोटरसाइकिल का अगर आपसे पूछ ले तब आप क्या बताओगे। या फिर आपसे ये पूछा जाए जो आपके सायरन होते हैं, या फिर आपसे सायरन का पूछ लिया जाए, या फिर जैसे आपकी जो मशीन गन होती है, क्या होती है मशीन गन का अगर आपसे पूछ लिया जाए, या फिर जैसे आपकी जो मिसाइल होती है, अगर आपसे मिसाइल का ही आपसे पूछ लिया जाए मिसाइल, अब इनमें ये बताओ कितनी तीव्रता यानी डेसिबल में क्या कितनी उत्पन्न होगी। तो विद्युत मोटर में आप क्या बताओगे, यहां बता दोगे आप 110 डेसिबल, विद्युत मोटर क्या बताओगे 110 डेसिबल। और मोटरसाइकिल में क्या बता दोगे आप, यहां पे एक मोटरसाइकिल का भी आपका 110 यहां पे हो जाएगा। और सायरन में क्या बताओगे, सायरन का हो जाएगा आपका 110 से लेके 120 आपका डेसिबल यहां पे हो जाएगा। या फिर जो आपका मशीन गन होता है, यहां बताओगे 170 डेसिबल की तीव्रता उत्पन्न होती है। वैसे आपको जो मिसाइल होता है, मिसाइल में क्या बताओगे 180 डेसिबल की तीव्रता यहां पे उत्पन्न होती है। तो ये सारे पॉइंट यहां पे आप एक बार नोट कर लेना कि ये जो ध्वनि के स्रोत होते हैं इनमें कितनी तीव्रता, कितने डेसिबल की तीव्रता वहां पे आपके उत्पन्न हो जाती है। ये सारे पॉइंट एक बार नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये बताओ जो आपके विभिन्न रंग होते हैं वहां पे ये इनकी तरंग दैर्घ्य पूछी जाती है, इनकी तरंग दैर्घ्य। जैसे आप देखा हो जो आपके रंग होते हैं, कलर होते हैं, उनकी तरंग दैर्घ्य नैनोमीटर में कितनी होती है, नैनोमीटर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कभी आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये हमें बताओ जो आपका लाल रंग होता है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जब पेपर देने जाना, पेपर खुद ही देके जब आओगे, ऐसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है निम्नलिखित में से। तो आप क्या बताओगे, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या बता दोगे, आप बताओगे सीधा क्या 625 से लेके 740 आपका नैनोमीटर ये क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने नैनोमीटर यहां पे लिख दिया। इतने नैनोमीटर इनकी तरंग दैर्घ्य वहां पे होती है। इसके बाद कभी अगर आपसे ये पूछा जाए जो आपका नारंगी रंग होता है, कौन सा, नारंगी रंग, इसकी बताओ तरंग दैर्घ्य क्या होगी नारंगी रंग की। तो यहां पे क्या बता दोगे आप, क्या बताओगे 590 से लेके 625 नैनोमीटर इसकी तरंग दैर्घ्य यहां पे हो जाएगी। इसके बाद अगर कभी आपसे पीला रंग जो होता है, पीला रंग की तरंग दैर्घ्य बताओ क्या हो जाएगी, तो आप क्या बताओगे 565
से लेके आपका 590 नैनोमीटर इसकी तरंग दैर्ध्य हो जाएगी। इसके बाद आपसे अगर हरा रंग का पूछ लिया जाए, हरा रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तो यहां पे क्या बताओगे आप, 500 नैनोमीटर से लेके 565 नैनोमीटर इसकी तरंग दैर्ध्य हो जाएगी। इसके बाद जैसे आपका एक रंग होता है आसमानी, एक रंग आपका जो आसमानी रंग होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य बताओ क्या हो जाएगी, तो आसमानी क्या बता दोगे आप, बताओगे 485 नैनोमीटर लेके आपका 500 नैनोमीटर इसकी तरंग दैर्ध्य यहां पे हो जाएगी। इसके बाद अगर कभी आपसे नीला जो रंग होता है, नीला रंग की तरंग दैर्ध्य बता दो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी आपके 440 से लेके 485 नैनोमीटर, ये आपकी यहाँ पे हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नैनोमीटर, क्या हो जाएगी, नैनोमीटर, यहाँ पे नोट कर लेना। इसके बाद एक और नोट कर लेना, जो आपका बैगनी रंग होती है, अगर बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य हमसे पूछी जाए, ये कितनी आप बता दोगे, यहां बताओ क्या, 380 नैनोमीटर से लेके 440 नैनोमीटर आपकी यहां पे हो जाती है। तो दोस्तों ये आपके कुछ रंग होते हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने पहले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, वहां सारा कुछ आपको क्लियर ही आपको हो ही जाएगा, इतने नैनोमीटर इनकी तरंग दैर्ध्य आपकी वहां पे हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट यहां पे, अब यहां हमें जो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों यहां पे हम लोग जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन यहां पे अपने देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर पूछे गए। अगर जो मैंने पॉइंट आपको बताए सारे पॉइंट आपको क्लियर वहां पे, तो आप इनके आंसर बड़ी आसानी से वहां पे दे पाओगे, कोई दिक्कत आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे, कौन सा पूछा गया, असत्य है। तो बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखो ध्वनि तरंगे हैं, निम्नलिखित में कौन सा आपका असत्य है, ध्वनि तरंगे हैं। जैसे दिया गया दाब है, अनुदैर्ध्य है, विद्युत चुंबकीय है, यांत्रिक है, इसमें आप क्या बताओगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंगे एक आपकी यांत्रिक तरंगे है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यहां पे क्या बताओगे, देखो ये जो आपका ऑप्शन सी है ना, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी जो आपकी ध्वनि तरंगे होती है ना, ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। अभी मैंने क्या आपको बताया था, जो आपकी ध्वनि तरंगे होती हैं, ये आपकी एक प्रकार की क्या होती है, यांत्रिक तरंगे। ये क्या कैसी तरंगे होती हैं, यांत्रिक। ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, क्या है, यांत्रिक यहां पे दिया जा रहा है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। आप क्या कहोगे, ऑप्शन सी इसका गलत है, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आपका यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि ये और सारे जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे हम लोगों ने वहां पे क्लियर कर चुके हैं। अब बताओ एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो आपका जीडी का वहां पे एग्जाम लगा था, ये बताओ किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति की एसआई मात्रक का नाम दिया गया, एसआई नाम दिया गया, उस वैज्ञानिक का नाम बता दो, क्या वहां पे आपका हो जाए, किसके सम्मान में ऐसा बोला गया था। तो वैज्ञानिक का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हेनरिक, क्या लिखा, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, क्या लिखा, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज लिखा है। यही ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। यानी क्या बता दोगे यहाँ पे, 1857, क्या बताओगे, 1857 से 94 में जर्मनी के एक भौतिक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1888 और 1888 में के बीच विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज के साथ साथ रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया और रडार के विकास के रास्ता वहां पे साफ काफी किया था। इसी वजह से क्या होता है कि वैज्ञानिक के समान जो आपके ध्वनि की आवृत्ति है, इसका मात्रक जो हर्ट्ज होता है, इन्हीं के नाम पे दिया गया था। इनका पूरा नाम क्या था, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज इनका पूरा नाम था, और इन्हीं के नाम पे जो आपकी आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मात्रक हम लोग क्या लिखते हैं, हर्ट्ज लिखते हैं। और किसके सम्मान लिखा जाता है, इस वैज्ञानिक के सम्मान में दिया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल आप यहाँ पे राइट आंसर सीधा सीधा बोल दोगे। ये दोस्तों अब यहां से आपको ये पता चले कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके पेपर में। वहां पे देखो अब एक क्वेश्चन ये आता है, निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती। अभी मैंने बताया था कि ध्वनि के लिए कोई ना कोई माध्यम आपका वहां होना चाहिए। तो अगर अब इसमें राइट आंसर क्या बता दोगे, तो यहां पे निर्वात दिया गया। अब बताओ निर्वात में जब कोई आपका माध्यम ही नहीं रहेगा, ध्वनि की चाल कोई हो ही नहीं सकती। आप क्या बताओगे, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर जो यहां बी दिया गया है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा ये आपका हो जाता है। ठीक है। और दोस्तों यहां पे एक चीज, ये 2-3 इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। अगर कभी आपसे वायु में पूछे ध्वनि की चाल क्या है, ठीक है, या भी आपसे कभी जल में पूछ ले ध्वनि की चाल क्या है, या भी आपसे पूछे लोहे में ध्वनि की चाल आपकी वहां पे क्या है, क्योंकि ये 3 आपके कॉमन चीजें हो जाती है जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों वायु में क्या बताओगे, वायु में बताओगे 332
मीटर पर सेकंड। आप यहां पे याद रखिएगा, जल के लिए आप याद करना 1483 मीटर पर सेकंड, ये याद रखिएगा। लोहे के लिए याद करिएगा 5130 मीटर पर सेकंड, ये यहां पे याद करिएगा। ये आपके 3 बेसिक नाम है, जहां पे आपको ये कम से कम पता होना चाहिए इस माध्यम में ध्वनि की चाल आखिर है कितनी, ये चीज आपको वहां पे क्लियर पता होना चाहिए। अगला सवाल दोस्तों ये आता है, मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य परास लगभग कितना है। अभी मैंने बताया था जो आपके श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, अभी सारे कुछ मैंने आपको क्लियर वहां बता ही चुका हूं। तो इसका आंसर सीधा सीधा आप क्या कह दोगे, वो परास कितना हो जाएगा वो हम बता देंगे। क्या 20 हर्ट्ज, देखिए 20,000 हर्ट्ज हमारा आपका हो जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों मैंने सारे को डिटेल आपको पहले वहां बता चुका हूं कि कैसे क्या आपकी तरंगे होती, तभी मैंने सारी चीजें पहले आपको कम क्लियर वहां पे कर दी। ये सीधा सीधा जो अपना टेक्निकल का एग्जाम वहां पे हुआ था, ये चीज आपकी वहां पूछी गई थी। दोस्तों एक क्वेश्चन ये आपका आता है टेक्निकल के एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्ध्य को निरूपित करता है। ग्रीक अक्षर जो आप तरंग दैर्ध्य क्या होता है, हम लैम्डा लिखते हैं ऐसे, ये ऐसा लिखा जाता है जो लैम्डा होता है, तो कौन शब्द हो जाएगा, ये आपका लैम्डा, ऐसे क्या बोलते हैं, इसे लैम्डा आपका बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब इसका सांकेतिक रूप क्या होता है, ये लैम्डा होता है। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द आपका यहाँ पे हो जाता है, क्या होता है, लैम्डा। और हम लोग जो सोल्व करते हैं ये आपका लैम्डा ऐसे बना देता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद उसे एक सवाल में ये पूछा गया, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। ये भी मैंने आपको उसी जो आप सारा डिटेल्स में बता रहा था, ये भी सारा मैं क्लियर कर दिया था। दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने पॉइंट आपको बताए, अगर वो सारे पॉइंट क्लियर करके पेपर देने जाते हो तो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन दिखेगा, यहां से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या कह दोगे, हम बताएंगे 20 किलो हर्ट्ज। अभी मैंने आपको वहां क्वेश्चन करा रहा था, याद करिएगा, वहां मैंने एक आपका 20 किलो हर्ट्ज यहाँ पे नोट कराया था, वही क्वेश्चन आपको यहां पूछा जा रहा है। क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पे हमारा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों एक सवाल में यह पूछा गया, ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। न्यूनतम आवृत्ति कितनी जो हम लोग सुन सकते हैं, तो वो आपके कितने हो जाएगी दोस्तों, क्या बताओगे, 20 हर्ट्ज। मैंने बताया था यहाँ पे कि जो आपके 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की जो आवृत्तियां होती है वो हम लोग सुन सकते हैं। अब पूछा भी यही जा रहा है कि न्यूनतम आवृत्ति बताओ, क्या पूछा है, ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति। तो न्यूनतम आवृत्ति क्या हो जाएगी, 20 हर्ट्ज हमारी हो जाएगी। तो क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आपका एक अगला सवाल है, ये बताओ इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं। दो इनकी जो लैंग्वेज है थोड़ा बहुत चेंज आपका हो जाता है, बस यही सारे क्वेश्चन आपके पेपर वहां पूछे जाएंगे। तो आप क्या कहोगे, यहां हम कहेंगे 20 हर्ट्ज से लेके जो 20,000 हर्ट्ज है, इनकी ध्वनियां हम लोग वहां पे सुन सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बता दोगे। यहाँ पे जो जितने मैंने पॉइंट बताए, अगर सारे पॉइंट आप क्लियर कर ले तो एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। ये मैं वही सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो आपके पेपर वहां पूछे जा रहे हैं, और हमेशा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक सवाल ये आता है, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति जानी जाती है। हवा में अगर ध्वनि की गति से अधिक कोई गति हो जाए, उसे आप किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक। क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और यदि मैक संख्या 5 से आपके अधिक हो जाती है तो वही आपका अति चाल, अति पराध्वनिक ध्वनि यानी हाइपरसोनिक वहां पे कह देते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन दिया गया कि हवा में ध्वनि की चाल गति से अधिक गति जानी जाती, वो हम बोलेंगे सुपरसोनिक। सुपरसोनिक क्या बताओगे, सुपरसोनिक, जो कि आपका नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में सीधा सीधा यहां पूछा जा चुका है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आया, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, और इसको मैंने कई सारे बार आपको इसको मैं डिटेल से वहां बता चुका हूं। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। आपसे लिख के दीजिएगा कि हवा में ध्वनि की चाल कितनी वहां पे होती। सारे बच्चे
ये होमवर्क लिए होता है, कमेंट बॉक्स सारे बच्चे इसका आंसर यहाँ पे देके जाएंगे। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि दोस्तों जितने भी आपके चैप्टर है ना, मैं सारे चैप्टर के आपके मैं टॉपिक वाइज वो चीजें बताऊंगा कि अगर आपकी जो इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे, ताकि आप तैयार करके अपना एग्जाम वहां पे क्लियर कर सके। इसके बाद दोस्तों एक सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप क्या कहते हो? घटती। ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? घटती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। यानी किसी ध्वनि की जो चाल माध्यम की प्रत्यास्थता घनत्व पर आपकी ये निर्भर करती है, तभी तो आपका ठोस में गैसीय माध्यम में जाते ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? घट जाती है। तो आप क्या कहोगे? ठोस से गैसीय माध्यम में जब भी आप वहां पे जाओगे, जो आपकी ध्वनि की चाल होगी वो आपकी क्या होती है? कम होती, घटती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। अगला सवाल ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग करोगे? अभी मैंने इसके बारे में आपको डिटेल्स वहां बता भी रखा था। हम लोग वहां पराध्वनिक की, किसका यूज करते हैं? पराध्वनिक की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। यानी इनका उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों तथा अन्य दोषों को पता लगाने के लिए आपको किया जाता है, तथा उन भागों को साफ करने में उपयोग किया जा सकता है जहां तक पहुंचना कठिन होता है। जैसे आपका सर्पीला का नली हो गया, विषम आकार के पुर्जे हो गए, या फिर कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक अवयव हो गया, वहां पे इनको साफ करने के लिए आप यूज कर सकते हो किसका? पराध्वनिक किरणों का वहां पे यूज कर सकते हो। इसके बाद अगला सवाल है पूछ रहा है कि जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? वो कौन सा गुण वहां पे होता है ध्वनि का? तो आप क्या बताओ कौन सा गुण आपका हो जाएगा? ये होता आपका क्या हो जाएगा? पिच। क्या हो जाएगा? पिच आपका होता है। यानी जिस तरीके से मस्तिष्क जो होता है किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे आपका पिच कहते हैं। और तीव्र ध्वनि का तारत्व अधिक होता है तथा मंद ध्वनि का जो तारत्व होता है वो आपका कम होता है। तारत्व के बारे में याद रखिएगा। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पिच पता होनी चाहिए। और ये मैंने सारा कुछ बता ही रखा था कि पिच होती क्या है। जो मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए वहां पे सारा कुछ आपको क्लियर आपका हो गया होगा कि पिच आखिर क्या होती है। अब ये बताओ, एक सभागार में ध्वनि का सतत्व ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे क्या कहा जाएगा? ये भी मैंने बताया था। इसे क्या कहा जाता है आपका? ये आपका होता है अनुरणन। अनुरणन क्या होता है? अनुरणन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के कार सुनाई पड़ती। यानी कि अगर मान लो उस कमरे में कोई बात वहां पे कर रहा है तो इस कमरे में हमें उसकी आवाज कैसे सुनाई पड़ती? ये क्या चीज होती है? तो यहां पे क्या बताओगे? यहां पे बताओगे विवर्तन। क्या बताओगे? विवर्तन। विवर्तन क्या होता है? जैसे कि मान लो हम लोग यहां बात करते हैं, जो अपनी ये आवाज होती है ये क्या होती है? विवर्तन। यहां टकराएगी, आगे जाएगी, आगे टकराएगी, फिर मुड़ेगी। तो क्या होता है? ये विवर्तन के कारण ही होता है। अगर हम लोग यहां बात करते हैं तो हमारी ये आवाज अगर किसी दूसरे कमरे में वहां पे सुनाई पड़ रही है, ये क्या होता है? विवर्तन के कारण से वहां पे होता है। विवर्तन क्या होता है? ये आपको पता है कि एक जगह टकरा के जो ध्वनि दूसरी जगह पहुंचती है, ये घटना आपकी विवर्तन वहां पे कहलाती है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि अधोचल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? इस उपकरण को आप क्या कहोगे? यहाँ पे जो सीधा सीधा टेक्निकल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसे हम लोग बोलते हैं सोनार। और सोनार के बारे में दोस्तों मैंने इसका फुल फॉर्म भी बता रखा है, ये इसका यूज क्या होता है सारा कुछ मैंने आपको पहले वहां बता चुका हूं। तो क्या कहते हैं? आपका सोनार वहां पे कहा जाता है। और दूसरा एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से किससे संबंधित आपका होता है? तो ये किससे संबंधित आपका हो जाएगा? हम सीधा सीधा क्या बताएंगे? डॉपलर इफेक्ट। क्या बताते हैं? डॉपलर इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन हो जाता है कि सोनार का पूरा नाम क्या होता है? अब मैंने इससे कंप्लीट आपको बताया था कि सोनार का फुल फॉर्म मैंने बताया भी था, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। क्या फुल फॉर्म होता है? मैंने लिखाया था आपको साउंड नेविगेशन। क्या हो जाएगा?
साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म आपका हो जाता है। अब इसका यूज क्या होता है, समुद्री गहराई में किसी वस्तु का पता लगाने हम लोग सोनार का यूज आप वहां पे करते हैं। और दोस्तों एक लास्ट सवाल और यहां पे नोट कर लेना कि शब्द रडार किससे से उत्पन्न होता है। ये बताओ, जो शब्द आपका रडार है ये किससे आपका उत्पन्न होगा, तो आप क्या बता दोगे। ये आपका रेडियो डिटेक्शन एंड जो रैंकिंग दिया गया, ये भी आप इसका भी नोट कर लेना, किसका, रडार का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहां पे एक पॉइंट ये याद कर लेना कि ये बताओ, अच्छा जो आपका ये दिया गया रडार, इसका आविष्कार अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बता दो इसका आविष्कार, एक ये बताओ इसका आविष्कार किसने वहां पे किया था, या फिर एक ये बताओ इस कौन से वर्ष में आपका किया गया था। तो वर्ष पूछेगा दोस्तों, आप बताओ क्या, 1922, वर्ष 1922 हो जाएगा। और आविष्कार किसने किया था, वैज्ञानिक नाम क्या बताओगे यहाँ पे, टेलर, क्या बता दोगे, टेलर एवं, वैज्ञानिक नाम क्या होगा, टेलर एवं हो जाएगा लियो यंग ने, क्या बताओगे, लियो यंग ने इसका आविष्कार वहां पे किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना कि रडार का आविष्कार कब हुआ था, किसने वहां पे किया था। दोस्तों ये पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया कि हमें क्या क्या चीजें यहां पता होनी चाहिए कि अपने एग्जाम में क्वेश्चन यहां से फंस सके। तो दोस्तों ये जितने पॉइंट मैंने बताए, अगर सारे पॉइंट आप तैयार करके पेपर देने जाते हैं, आपके एग्जाम से बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली क्लास में। अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जहां पे जितने भी आपके डाउट होंगे सारे मैं आपको डाउट वहां पे क्लियर कर दूंगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।